वेलकम टू मिस्टर किंग क्लासेस। माई सेल्फ मिस्टर किंग। आज आपके लिए भारत की नदियां का पार्ट 2 लेकर आए हैं। देखिए, भारत की नदियां दो प्रकार से बांटी गई हैं। पहला नदी आपका है भारत की प्रायद्वीपीय नदी और दूसरा होता है हिमालयी नदी। तो हम लोग ना पहला आपका नदियां के वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां सारा कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और सेकंड हम लोग पढ़ेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र, जिसमें तीन अपवाह तंत्र आता है। पहला आता है सिंधु नदी तंत्र, सेकंड गंगा नदी तंत्र और तीसरा आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज वो तीनों पार्ट का हम लोग एक पार्ट पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी के बारे में बिल्कुल हम डिटेल से जानेंगे। इसकी कौन सी सहायक नदियां हैं, ये कहाँ जाती है, कि कहाँ पे गिरती है, कहाँ इसका उद्गम है, इसकी सहायक नदियां का कहाँ उद्गम है, कहाँ मुहाना है, वो सारा चीज हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सभी, सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी जो है जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, जो चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से झील से निकलती है और निकलकर भारत के लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पे वो प्रवेश करती है और प्रवेश करके भारत होते हुए ये पहुंच जाती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जाने के बाद ये पाकिस्तान के कराची से होते हुए ये निकल जाती है अरब सागर में। इसका मतलब सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील और इसका मुहाना अरब सागर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सिंधु के बारे में बिल्कुल डिटेल्स आपका लिखा हुआ भी है, आपको पीडीएफ की आवश्यकता भी नहीं है, सारा कुछ इसमें आपका लिखा हुआ है। और जो वर्ड इसमें लिखा हुआ नहीं है वो हम लाइन बोल देंगे। देखिए सब लोग, सिंधु नदी चीन के तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकलकर लद्दाख में भारत में प्रवेश कर जाती है और आगे, देखिए भारत में प्रवेश कर गई और आगे ऐसे गिलगित कहा जाता है, गिलगित नदी से दिर्गिस्तान से, पाकिस्तान में एक शहर है जिसका नाम है दिर्गिस्तान से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करने के बाद कराची होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कराची होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या समझे हम लोग। सिंधु नदी की सहायक नदियां 5 है। ऐसे कहा जाए तो प्रमुख दो ही बड़ी सहायक नदियां हैं, एक है सतलज और एक है चिनाब। सतलज इसलिए सहायक है क्योंकि सतलज सिंधु के साथ एकदम समानांतर बनते हुए जाती है। देखिए, एकदम समानांतर बनते हुए पार कर जाती है, जो सतलज और चिनाब। तो हम सबसे पहले सारे इनकी सहायक नदियां के बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी सिंधु नदी की, वहां लिखा हुआ भी, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के 12 में एक दर्रा है जिसका नाम है लारा दर्रा। के 12 में लारा दर्रा से होता है। मतलब चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के 12 लारा दर्रा से निकलती है। समझे K12 क्या है, जिसे हम जानते हैं K2 86 गौड़वी। हम लोग K2 को इसलिए K2 फेमस है क्योंकि K2 ना बहुत ऊंचा है। के तरह समझिए, बिल्कुल ध्यान से सुनो। K1 K2 K3 K4 K ऐसे करते करते K12 और भी है। तो उसी में जो पर्वत सबसे ऊंची है, तो सबसे पर्वत ऊंची आपका K2 है, तो K2 इसमें प्रसिद्ध हो गया। अब K12 से निकलती है चिनाब नदी, तो K12 भी प्रसिद्ध हो गया। K12 के लारा दर्रा से निकलती है कौन नदी? चिनाब नदी, जो कि K12 हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब समझेंगे कि ये जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी का नाम हिमाचल प्रदेश में कहा है चंद्रभागा नदी। तो चंद्रभागा इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे एक चंद्र नदी और एक भागा नदी जब दोनों आकर परस्पर मिल जाते हैं उससे बोलते हैं चंद्रभागा नदी। तो चिनाब नदी का उपनाम क्या है? चंद्रभागा नदी। यहाँ लिखा हुआ भी है कि इसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी चिनाब नदी में सारे नदी, चारों जो नदी है ना, वो इसी चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। आप बिल्कुल यहाँ देख सकते, ध्यान से सुनिए। यह है आपका चिनाब नदी। तो चिनाब नदी ऐसे निकली यहाँ से और निकलकर, देखिए चिनाब नदी यहाँ जा रही है
और इसी नदियां में सतलज, ब्यास, रावी, झेलम सभी नदी आके मिल जा रही है ना। तो हम कह सकते हैं क्या कि चिनाब नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी का। अब ये नेक्स्ट हम समझेंगे, देखिए आगे चिनाब के बात करते हैं, इसके बाद सतलज की बात करते हैं। सतलज नदी जो एक देखिए सिंधु की जो पांचों सहायक नदी है ना, उसमें एक सतलज नदी ही ऐसा नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, बाकी सभी नदियों का उद्गम भारत में ही है। देखिए सतलज नदी जो है मानसरोवर झील के नीचे एक झील है जिसका नाम है राक्षस ताल, ये तिब्बत में ही पड़ता है। और यह नदी जो सतलज नदी है ये राक्षस ताल से निकलती है और ये मानसरोवर झील से निकलने वाली नदी सिंधु नदी उस नदी के समानांतर बहते हुए ये प्रवेश कर जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बाद जाके ये मिल जाती है चिनाब नदी में, और चिनाब नदी मिल जाती है सिंधु नदी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ब्यास नदी की बात किया जाए। ब्यास नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा है उस रोहतांग दर्रा से निकलकर पंजाब के हरिकेक क्षेत्र, ध्यान रखिएगा हरिकेक क्षेत्र है, तो हरिकेक क्षेत्र से सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। देखिए ध्यान से सुनिए, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर पंजाब के हरिकेक क्षेत्र में सतलज नदी में जाकर मिल जाती है, मतलब ब्यास नदी जाकर मिल जाती है सतलज नदी में। अब समझेंगे कि जहां पे ब्यास मिलती है सतलज से, तो सतलज और ब्यास का संगम बोलेंगे हम लोग, तो सतलज प्लस ब्यास के संगम को बोलते हैं हरिकेक क्षेत्र। अब हरिकेक क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है, तो हमें समझना है कि हरिकेक क्षेत्र से सबसे लंबी नहर, हरिकेक क्षेत्र सबसे लंबी नहर जो भारत की सबसे लंबी नहर जिसका नाम इंदिरा गांधी नहर, वो निकलती है और निकल के राजस्थान में प्रवेश करती है, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा 470 किलोमीटर लंबी वो नहर है। देखिए सब समझने बिल्कुल ध्यान से, ये आपका है पंजाब, यहीं पे हरिकेक क्षेत्र है जो इंदिरा गांधी निकलती है और हरियाणा होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। अब बोलेगा हरिकेक क्षेत्र किसके संगम पे है, तो यह है सतलज और ब्यास के संगम पे। देखिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ऐसे में सबसे पुराना नहर आपका है ग्राम एंटिकट नहर, जो कावेरी नदी बनाती है, वही जो कार्यकाल ने श्रीलंका पे हमला करके 20,000 मजदूर को बुलाकर वो ग्राम एंटिकट नहर बनवाया था। ऐसा आपको ना प्रायद्वीपीय में पढ़ाया गया है कि कावेरी नदी जो है वो काफी उपजाऊ भूमि वहां पे पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी भी कहा ना, रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर पाकिस्तान के चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आपके यहाँ पे है झेलम नदी। देखिए झेलम नदी एक ऐसा नदी है जो एक झील से निर्माण हुआ है, झील से निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे कहा जाता है झेलम। तो झेलम कौन झील से निर्माण हुआ है, तो समझेंगे झेलम जो है जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील, जम्मू कश्मीर में एक बैरीनाग झील है जहां से निकलती है और पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम झील भी, झेलम नदी भी जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से निकलकर पाकिस्तान के चिनाब नदी में मिल जाती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम समझेंगे कि देखेंगे पाकिस्तान में एक बहावलपुर शहर है, जिस बहावलपुर शहर में चिनाब नदियां, जो बहावलपुर शहर में सतलज नदी चिनाब से मिलती है, तब ये चिनाब नदी में मिलकर एक पंचनद नदी का निर्माण करता है, जो 45 किलोमीटर तक, पंचनद मतलब क्या, पांचों नदियां आपस में मिल गया। पांचों मतलब कौन, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और ये पांचों नदियां मिल गया, और मिल गया तो उससे कहते हैं पंचनद नदी। आप बिल्कुल यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे कि ये जो नदियां पांचों सिंगल होके जा रही है ना, ये चिनाब नदी यहाँ जा रही है, ये चारों नदी इसमें मिल गया। अब ये 5 नदी मिलने की वजह से इस नदी का नाम पड़ गया पंचनद,
और ये 45 किलोमीटर तक 5 नदियां जाती है और 45 किलोमीटर सफर तय करने के बाद यह सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है और साथ ही गिर जाती है अरब सागर में। अब यहाँ नेक्स्ट हम समझेंगे, देखिएगा सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता इसलिए किया गया था क्योंकि 6 नदियां जो है ना ये भारत होकर ही पाकिस्तान में जाएगा। अगर 6 नदियां का पानी रोक दिया जाए तो भारत में बाढ़, 6 नदियां का पानी खोल दिया जाए तो पाकिस्तान में बाढ़। इसे सभी चीज के लिए लिमिट बनाया गया है कि कितना परसेंट पानी कौन नदी का पाकिस्तान में भेजा जाए और कितना परसेंट पानी कौन नदी का भारत में रखा जाए, जिस वजह से ना वहां बाढ़ हो और ना यहाँ बाढ़ हो, दोनों जगह हर चीज सही सलामत हो जाए। इस वजह से 1960 ईस्वी में एक सिंधु जल समझौता किया गया। सिंधु जल समझौता किया गया जिसमें सिंधु झेलम चिनाब, एकदम 2-3 बार सब बोलेंगे मन में अपने आप याद हो जाएगा। सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, जिसका 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया और 20% पानी भारत अपने पास रखता है। ये कब से किया जाने लगा? 1960 ईस्वी से। 80% पानी पाकिस्तान और 20% पानी भारत। अब 3 नदियां और बचा है, रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज। तो रावी, ब्यास, सतलज जो है उसका 80% पानी भारत लेगा और 20% पानी भारत पाकिस्तान के लिए छोड़ देती है। फिर से इसको रिपीट करेंगे हम। सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में किया गया था जिसमें सिंधु झेलम चिनाब इसका 80% पानी पाकिस्तान, 20% पानी भारत, और रावी, ब्यास, सतलज जिसका 80% पानी भारत और 20% पानी पाकिस्तान। देखिए हम लोग समझेंगे ध्यान से। सिंधु नदी तंत्र जो है हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे गंगा नदी तंत्र। एक बात पहले आप ध्यान से समझेंगे, सभी लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे और अंत में सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। जहां तक मेरा मानना है, अगर आपको कमेंट करके कुछ इसमें गलती भी हुआ हो तो आप लिख सकते हैं, या कुछ सवाल इसमें छूट भी गया हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय।